हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अनसोल्व्ड पेपर की सीरीज को लेकर आते हैं और ऐसी श्रृंखला में आज हम लोग 2023 केमिस्ट्री अनसोल्व्ड पेपर सेट नंबर 4 347 CD को आज सॉल्व करने जा रहे हैं। सेट नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। सेट नंबर 4 को सॉल्व करना है और बने रहिएगा, आपको सारे अनसोल्व्ड सीरीज आपको यहीं से मिल जाएगा। इससे पहले के सारे अनसोल्व्ड 2023, 2020, 2019, 2018 के सारे सेट आपके उसमें पड़े हुए हैं। यहाँ पर हम लोग आज 23 का सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो आइए हम लोग जुड़ते हैं किससे। और एक बार फिर से अनुरोध है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आप बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करें, जितना ज़्यादा हो सके। ओके, आइए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है शुद्ध जल की मोलरता है। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता पहले का और का ऑप्शन सेकंड सही है, 55.56 मोल पर लीटर। ऐसा कहां से आ गया, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, शुद्ध जल की जो मोलैरिटी होती है, शुद्ध जल का घनत्व जो होता है 1 होता है। इस कंडीशन में जब प्योर जल की बात करेगा तो उसका वॉल्यूम और मास दोनों इक्वल होते हैं, यानी द्रव्यमान और आयतन बराबर होते हैं। तो माना कि शुद्ध जल का द्रव्यमान बराबर कितना, 100 ग्राम। इसी तरह आयतन मान लिया हमने 100 ml। अब मोलरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, नहीं सॉरी V। तो स्मॉल या वॉल्यूम होता है V आएगा। W का मान हमारा 100 ग्राम है, इंटू 1000 है, अपॉन जल का अणु भार, जल का अणु भार 18 होता है, इंटू आपका कितना है 100 ml है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 18 का डिवाइड करेंगे तो 18 पंजे 90, 10 बचेगा, फिर 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, ये आता जाएगा। इस हिसाब से 55.56 मोल पर लीटर हो जाएगा। इसी का खा नंबर, इसी का खा नंबर कह रहा है। खा नंबर पे विशिष्ट चालकत्व की इकाई है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स गाल। अधिकतम संख्या में यौगिक बनाने वाली उत्कृष्ट गैस है, तो इसका सेकंड नंबर सही है, जीनोन। बल्कि ये आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है और पी ब्लॉक आपके सिलेबस में है नहीं। रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसका पहला ऑप्शन सही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित है तो रंगीन आयन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अभिक्रिया RCOOG BrCCl4 RBr क्या कहलाती है। एक अभिक्रिया दी गई है, देखिए क्या दिया गया है, RCOOG। अगर हम ये देखें तो ये सिल्वर का लवण है, ठीक है ना, एसिटिक एसिड के सिल्वर का लवण है, एसिटिक एसिड के सिल्वर का लवण है, और इसमें बनता है RBr, ठीक है ना। तो कह रहा है इस अभिक्रिया को, कौन सी अभिक्रिया है, क्या कहते हैं, तो ये अभिक्रिया जो है, इसका पहला ऑप्शन सही है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया का, हुन्स-डीकर अभिक्रिया है। और 4 नंबर की बात करें, कह रहा है एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की संरचनात्मक इकाई होती है। एमिनो अम्ल निर्माण की तो वो प्रोटीन की होती है, इस हिसाब से इसका सेकंड ऑप्शन सही है और प्रोटीन हो गया। ठीक है, हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरे का जो है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसको नहीं करेंगे। और कह रहा है इसके आगे वाला सवाल जो कि हमको करना है दूसरे का खा, लेकिन उससे पहले हमें इरेज करना होगा। कोशिश की जा रही है दोस्तों कि आप सब लोगों को ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जाए।
जो कि बहुत ही कम अमाउंट में जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो आसानी से पढ़ लेंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट की जाएंगी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। तेरा दूसरे का खा, क्वेश्चन नंबर 2 का खा, दूसरे की खा की बात करते हैं। तो दूसरे के खा, इसमें से एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ जिसका मोल द्रव्यमान 40 ग्राम पर मोल है। कितना दिया गया? 40 ग्राम पर मोल है। अच्छा, यदि कह रहा है कि उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, W2 W1 दिया गया। पहले W1 को फाइंड करते हैं। W1 दिया गया है 1140 ग्राम दिया गया है। W2 हमको फाइंड करना है। और M2 M1 की बात करें, M1 क्या दिया गया है? M1 भी निकालना पड़ेगा। निकालना किसका पड़ेगा? ऑक्टेन की बात कर रहा है, तो ऑक्टेन का मतलब है फॉर्मूला हो जाएगा C8H18। इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो 12 × 8 + 1 × 18 इक्वल टू, ठीक है ना, इक्वल टू आपका आ जाएगा 114। ठीक है, ये आपका मोलर मास आ जाएगा। और M2 जो है आपका वो इसको 40 ग्राम 114 ग्राम पर मोल, और ये हो जाएगा आपका 40 ग्राम पर मोल, ये दिया हुआ। इसके आगे उसने कहा है कि जिसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाएगा। तो इसमें हम P1 को मान लेते हैं 100% और P2 मान लेते हैं हमारा 80% तक कम हो रहा है, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला लगाते हैं P1 - P2 अपॉन P1। राउल्ट का नियम है, P - PS अपॉन PB कर सकते थे, और इक्वल टू W2 × M1 अपॉन M2 × W2। ठीक है, ये कर लेंगे। सॉरी, W2 तो हो चुका है, W1 हो जाएगा। अब P का मान है 1 का 100 - 80 अपॉन 100 इक्वल टू W2 हमारा फाइंड करना है। M1 की वैल्यू हमारी आ गई है 114 अपॉन M2 की वैल्यू है 40 × W1 है हमारा 114। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको माइनस करेंगे तो 20 अपॉन 100 इक्वल टू W2 अपॉन 40। W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 × 20 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 × 2 = 8 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरे का खा हो गया। अब दूसरे का गा कह रहा है निम्नलिखित सेल के मानक EMF की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का गा, क्वेश्चन नंबर 2 का गा। तो 2 के गा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगाएंगे। E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब यहां पर एक E0 दिया गया है, क्या Zn का दिया गया है -0.76 वोल्ट, ये Zn2+ के लिए। और एक E0 दिया गया है, दूसरा है हमारा कॉपर Cu2+ Cu के लिए, वो दिया गया +0.34 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्ट ये वोल्ट। अब बात करते हैं कि कौन एथोड होगा कौन एनोड। तो बड़ी सीधी सी बात बताता हूं कि जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमेशा एनोड बनेगा। यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में है और ये प्लस में है, इसका मतलब ये वैल्यू कम होगी तो ये एनोड बन जाएगी, ये कैथोड। बस रखना क्या होगा, +0.34 और माइनस के 0.76। क्या करेंगे, -34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉइंट का 76, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 4 10 और 7 3 10, 10 और 1 11, 1.1 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन, दूसरे का गा भी कंप्लीट हो गया हम लोग। और अब हम लोग दूसरे के घा की बात करेंगे।
सेकेंड के घा की बात करते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको हम लोग यहीं से कैंसिल आउट कर देंगे। तो दूसरे का घा भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे के का पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का कह रहा है कोलराउस नियम क्या है, इसका एक अनुप्रयोग उदाहरण से लिखिए। तो तीसरे का कोलराउस नियम, कोलराउस नियम सीधा सीधा रहता है क्या कि इस नियम के अनुसार किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की अनंत तनुता पर चालकता का मान उसमें उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH ले लिया हमने, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य, तो ये हो जाएगा लैम्डा इन्फिनाइट CH3COOH इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनाइट H प्लस, ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा कोलराउस नियम हो जाएगा। और इसी में कह दिया इसने कि इसके एक अनुप्रयोग की गणना करना है ना। तो अनुप्रयोग भी बताना है, तो इसका जो अनुप्रयोग होगा वो क्या हो जाएगा, अनंत अनुप्रयोग। चलो हेडिंग डाल देते हैं अनंत, ऐसे न लिखो, सेंटेंस बनाओ। इसका प्रमुख उपयोग अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता को ज्ञात करने में किया जाता है। अनंत तनुता पर तुल्यांकी ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, उपयोग करने में किया जाता है। तीसरे का खा, H2SO4 के कोई दो निर्जलीकारक गुण लिखिए। तो इसको हम साफ करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जुड़े रहिए हमारे चैनल से और आपको विविध जानकारियां मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग कहाँ चलते हैं, तीसरे के खा पर H2SO4 के दो निर्जलीकारक गुण। तो हेडिंग डाल देंगे H2SO4 के निर्जलीकारक गुण। नंबर 1, सबसे पहले अगर हम एथिल एल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अगर हीट करते हैं तो एल्कीन बनता है, यानी कि CH3CH2OH प्रेजेंस कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हीट करेंगे तो ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। निर्जलीकारक मतलब होता है जल के अणु को बाहर निकालने वाला, तो ये आपका जल का अणु बाहर हो जाता है। दूसरा कि मान लो हमने ग्लूकोज ले लिया C6H12O6 और यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस है, हीट करेंगे तो कार्बन 6C अलग हो जाएगा
और 6H2O बाहर हो जाएगा। तो ये 2 निर्जलीकारक गुण हो जाते हैं। तीसरे के गा, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तीसरे का गा FeSO4 विलयन का 1:1 मोलर में मिश्रण क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का आउट ऑफ सिलेबस है। 4 का आउट ऑफ सिलेबस है, इनको नहीं करेंगे। और 4 का गा, चौथे का गा को हमको करना है, इसका फर्स्ट पार्ट करना है। फेरिक क्लोराइड से प्राप्त फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती हैं और क्यों? संक्रमण धातुओं की किसी भी श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती है क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन N-1d उपकोष में प्रवेश पाता है। इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं क्यों? ठीक है ना, संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं क्यों? तो देखिए क्या होता है कि संक्रमण धातुओं के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। संक्रमण धातुओं के पास क्या होता है भैया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण जिसके कारण ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका थर्ड पार्ट कह रहे हैं संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, इस बारे में पूछ रहा है। तो ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में क्या लिखेंगे कि संक्रमण तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास
n(-1) D 1 से 10 होता है। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाता है, n-1 उपकोष में जाता है। दोनों उपकोषों की ऊर्जाओं में अंतर कम होने के कारण दोनों के इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। आबंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये तो हमारा चौथे का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं चौथे के घा पर। क्वेश्चन नंबर 4 का घा क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH समूह तथा एक CHO समूह उपस्थित है, ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे प्राप्त करते हैं। चलो भैया, तो पहले देखेंगे OH समूह की अभिक्रिया। तो CHOH का होल फॉर्म CH2OH, इसको हम PCl5 से रिएक्ट करवा दें तो ये बना देगा क्या, CHO CHCl का होल फॉर्म CH2Cl प्लस 5POCl3 प्लस 5HCl। इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह है। एक आपकी रिएक्शन हो जाती है, ये बन गया पेंटाक्लोरोग्लूकोज। ठीक है, इसी के साथ अब हम नंबर 2 पर लिखते हैं CHO समूह की अभिक्रिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, CHOH का होल फॉर्म CH2OH, अगर हम इसको HCl से रिएक्ट करवा दें तो ये बनाएगा क्या, CHOH CN CHOH का होल फॉर्म CH2OH, ये बना ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इस अभिक्रिया से यह सिद्ध हो जाएगा कि उसमें एक CHO समूह है। और तीसरी बात उसने कहा कि रजत दर्पण कैसे प्राप्त करेंगे, तो रजत दर्पण अगर हम ग्लूकोज CHOH का होल फॉर्म CH2OH की टालन अपकर्मक से क्रिया करवा देते हैं तो भी हमें रजत दर्पण मिल जाता है। COOH CHOH का होल फॉर्म CH2OH ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है और प्लस 2Ag यानी रजत दर्पण बन जाता है। ये रजत दर्पण हो जाता है, लिख सकते हैं यहाँ पर रजत दर्पण है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आप अपना अच्छा रिजल्ट पाएंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं, इसको हम साफ करते हैं और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें कह रहा है कि
मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दो स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र लिखिए। ठीक है, तो भैया पहले हम लोग चलते हैं मोलर, पहले क्या दिया गया, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय की अल्प मात्रा घोलने पर, विलेय की अल्प मात्रा घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि। किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय की अल्प मात्रा घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। तो अब इसी का हो गया। अब इसमें जो है हमें क्या करना है, उसने कहा था कि दो स्थिरांकों का उपयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र लिखे। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा m बराबर 100 इंटू के इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W, ये हो जाएगा। जहां के मोलर उन्नयन स्थिरांक है, स्मॉल w विलेय की मात्रा है, कैपिटल W विलायक की मात्रा है, डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन, m विलेय का अणुभार। अब लिखते हैं हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक में हम लोग क्या लिखते हैं, किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय की, 1000 ग्राम में विलेय की अल्प मात्रा घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय की अल्प मात्रा घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। क्या कहलाएगी, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W, जहां के बी इक्वल टू मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब क्वेश्चन नंबर 5 के खा की बात करें। 5वें का खा जो है ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मेरे ख्याल से नोट कॉपी करो और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के खा पर। 5 का गा, खा तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है,
5 के गा सॉरी 5वें का गा क्या कह रहा है, निम्न के IUPAC नाम लिखिए। पहला दिया है CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 Cl3 ये दिया गया, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कि सीधे IUPAC सबसे पहले 4 चीजें छाड़ लेते हैं। IP हमारा क्या है, क्लोराइड है, क्या है, क्लोराइड। लिगेंड हमारा क्या है, ये एमीन होता है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एमाइन। और CM सेंट्रल मेटल CO है, क्योंकि ये उदासीन है, तो इसका नाम हो जाएगा कोबाल्ट। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। और ON इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगी। अब अगर हम इसका IUPAC नाम बनाएंगे, IUPAC नेम, तो ये बनेगा क्या, हेक्सा एमाइन। हमने यहां से क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो IP है यानी आयोनाइजेशन पार्ट है वो निगेटिव चार्ज पर है, ऋणात्मक है, इसलिए इसको बाद में लिखेंगे। तो हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3rd और क्लोराइड इसका 2nd नंबर। K3CrC2O4 का होल 3, K3CrC2O4 का होल 3, इसका IP क्या है, पोटेशियम है। और लिगेंड क्या है, C2O4, जिसका नेम होगा ट्राई ऑक्जेलेटो। और CM हमारा क्या होगा, क्रोमियम होगा, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक है तो क्रोमेट, क्या हो जाएगा, क्रोमेट। और ON इसकी 3 आएगी। IUPAC नाम बनाएंगे तो ये बनेगा पोटेशियम। इसको हमने पहले क्यों लिया, क्योंकि IP हमारा धनात्मक है, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट 3rd, ये बन जाएगा। इसकी अलग बात करते हैं कौन से नंबर की। अब हम लोग चलते हैं किस पे, इसका नंबर 3rd लेते हैं। 3rd नंबर क्या कह रहा है, PTNH3 का होल 2 Cl2, PTNH3 का होल 2 Cl2 ये हमारा दिया गया है। अब इस सवाल में IP हमारा है नहीं, लिगेंड हमारे 2 हैं, लेकिन ABCD लगाएंगे तो हो जाएगा पेंटा नहीं डाई एमाइन डाइक्लोरो। और CM हमारा क्या होगा, प्लेटिनम, PLATINUM प्लेटिनम। और ON इसकी आएगी 2, तो पूरा नाम क्या बनेगा, बन जाएगा डाई एमाइन डाइक्लोरो और प्लेटिनम 2nd। अब हम इसके चौथे की बात करते हैं। चौथा पार्ट क्या दिया गया है, NiCO का होल 4, NiCO का होल 4। यहाँ भी IP नहीं है, लिगेंड हमारा है टेट्रा कार्बोनिल। CM हमारा क्या है, निकेल, NiCK। ON हमारी क्या आएगी, 0। तो नाम क्या बनेगा, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। तो ये हमारा 5वें के गा, इस तरह से 5वें का जो गा है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है ना। और हम धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी हम अपने पूरे टारगेट यानी सिलेबस को अर्थात चौथे सेट को कंप्लीट कर लेंगे। चौथे सेट को कंप्लीट कर लेंगे। 5वें का घा, पांचवें के घा की बात करते हैं। क्या कह रहा है, एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक E जलीय अमोनिया के साथ उपचार करने
उपचार करने एवं गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है, यौगिक बी बनाता है, जो Br2 एवं KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक C बनाता है। A, B एवं C यौगिकों की संरचना एवं इनके सूत्र लिखिए, नाम लिखिए। अच्छा भाई, बनाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि हाफ मैन ब्रोमेमाइड, ये हमारा क्वेश्चन है 5वें का, ठीक है। देखिए क्या होगा, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा जलीय अमोनिया से उपचार करेंगे तो यौगिक बनता है बी, द्वारा यौगिक बी बनता है। क्या बनेगा भैया, यौगिक बी बनता है। अतः यह यौगिक वन डिग्री एमीन या एनिलीन होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया के लिए CONH2 प्लस Br2 प्लस KOH, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, तो ये बना देगा NH2, एनिलीन बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, एनिलीन, जो कि यौगिक हमारा क्या होगा, C होगा। अब इसका नाम क्या हो गया, एनिलीन। बचा क्या होगा, बैलेंस अगर करें तो 2KBr, 2KBr प्लस 2KOH करना पड़ता है, K2CO3, तो के 4 हो जाते हैं तो यहाँ पर 4 करेंगे और प्लस 2H2, ये बन गया। तो ये यौगिक हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक। अब कैसे पता जी, क्योंकि यौगिक ए की अभिक्रिया जलीय NH3 से कराने पर, जलीय NH3 से कराने पर बेंजामाइड बनता है। अतः यौगिक ए बेंजोइक अम्ल होगा, ठीक है। तो बेंजोइक अम्ल के लिए हम लोग क्या करेंगे, COOH, ये यौगिक हमारा ए हो गया, जिसका नाम है बेंजोइक अम्ल। ये संरचना सूत्र और वो। अब इसकी क्रिया करानी है हमको किससे, NH3 से। किससे करानी है, NH3 से।
और वो भी क्या कहा इसने, जलीय, तो यहाँ जलीय लिख सकते हैं। अब ये बनाएगा बेंजामाइड, CONH2, ये बना बेंजामाइड, जो कि यौगिक क्या हो गया, B हो गया, प्लस आपका H2O बाहर हो जाएगा। तो वही बेंजामाइड की क्रिया जब ब्रोमीन, उसने कहा यौगिक Br2 और KOH से क्रिया करके यौगिक C देता है ना, वो भी C6H7 वाला। हाँ, तो ये C6H7 हो जाएगा, ठीक है। यौगिक C देता है। AB एवं C की यौगिक की संरचना है। यौगिक A हमारा ये हो गया, और B हमारा ये हो गया, और C हमारा ये हो गया, तीनों कंप्लीट हो जाते हैं। पांचवें का घा, क्वेश्चन नंबर 5 का घा कंप्लीट है। अब हम लोग चलते हैं छठवें के का पर, तो इसको आप लोग नोट करिए, और हम लोग चलते हैं छठवें के का पर। एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक CH-Cl3 तथा KOH के साथ अभिक्रिया से B और C देता है, जिन्हें जिंक चूर्ण के साथ आसवन कराने से, ये जो छठवें का पढ़ रही आपने नोट कर लिया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के का पर चलते हैं। एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक CH-Cl3 तथा KOH के साथ अभिक्रिया से B और C देता है, जिनका जिंक चूर्ण के साथ आसवन कराने से D बनता है। D के ऑक्सीकरण से C7H6O2 8 सूत्र वाला यौगिक E बनता है। A, B, C, D तथा E की पहचान कीजिए। प्रत्येक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अच्छा भैया, तो देखो यौगिक CH-Cl3 और KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर B और C देता है, जिन्हें जिंक चूर्ण के साथ कराने पर D बनता है। D का ऑक्सीकरण कराने पर, अच्छा D बनता है, जिसका सूत्र है C7H6O2 है। अच्छा, D के ऑक्सीकरण से लास्ट वाला, अच्छा ठीक है, तो ओके। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना है, ठीक है। एरोमेटिक CH-Cl3 के साथ B और C देता है। ये यौगिक A जो है फेनॉल हो सकता है। छठवें का यौगिक A फेनॉल होगा। तो अब हम फेनॉल से रिएक्शन करवाएंगे, OH, ये फेनॉल हो गया, ठीक है। इसकी क्रिया हमने करवा दी किससे, तो ये हमारा यौगिक क्या बन गया, A। इसको क्रिया करवाना है CH-Cl3 और KOH के साथ। CH-Cl3 प्लस KOH के साथ, तो ये पता है सैलिसैल्डिहाइड बनाएगा, OH और CHO, OH और CHO प्लस, यानी आर्थोसैलिसैल्डिहाइड है, और ये दूसरी कंडीशन पैरा पे भी जा सकती है, पैरा सैलिसैल्डिहाइड। तो ये यौगिक हमारा B बन जाएगा, और ये यौगिक हमारा C हो जाएगा, जिसके नाम होंगे सैलिसैल्डिहाइड। ये हमारा पैरा सैलिसैल्डिहाइड, और ये हमारा आर्थोसैलिसैल्डिहाइड होगा। तो B और C मिल जाते हैं। अच्छा, उसने कहा जिंक चूर्ण के साथ आश्रित कराने पर D बनता है। तो अगर हम सैलिसैल्डिहाइड यानी कि ये लेते हैं OH CHO, जिंक चूर्ण आसवन कराते हैं, तो कह रहा है CHO, बेंजल्डिहाइड बना, बेंजल्डिहाइड हो गया। ये यौगिक हमारा क्या हो गया, D, ठीक है। और उसने कहा D का ऑक्सीकरण कराने पर,
अगर हम सैलिसल्डिहाइड का बेंजल्डिहाइड का यानी CHO का ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण कराएंगे, तो ये बना देगा क्या, COOH, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल बना देगा। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, E। तो हमारे चारों पांचों ABCD और E ये प्राप्त हो जाते हैं। तो छठवें का हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब छठवें के का के अथवा की बात करते हैं। ये आपका नोट हो गया होगा, हम साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसने क्या कहा कि विलियमसन ईथर संश्लेषण, ठीक है ना, विलियमसन ईथर संश्लेषण की बात कर रहा है। तो छठवें के का जो अथवा दिया गया है, अथवा का पहला पार्ट दिया गया, अथवा का ये फर्स्ट पार्ट है विलियमसन संश्लेषण, ठीक है ना। क्या दिया गया, विलियमसन संश्लेषण दिया गया है। तो विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है कि ईथर बनता है। क्या लिख सकते हैं, जब सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, जब सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड की क्रिया, ठीक है ना, जब सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से, जब सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। वो देखा, जब सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड जैसे कि C2H5ONa, ये सोडियम एथॉक्साइड है, इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, एल्किल हैलाइड से। मान लो कि हमने BrC2H5 एक हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड ले लिया, तो देखिए इतना पार्ट निकल जाता है, बचा क्या हमारा C2H5, वो C2H5 मतलब कि ये हमारा बन गया डाई एथिल ईथर और प्लस NaBr, ये हमारा कहलाता है क्या, विलियमसन संश्लेषण से ईथर को प्राप्त करना, ठीक है ना। इसी का दूसरा पार्ट दिया गया है, किण्वन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, किण्वन। तो किण्वन हम लोग कर लेते हैं। किण्वन में क्या होता है, सेकेंड पार्ट किण्वन, शर्करा युक्त शर्करा का
सेकेंड, शर्करा युक्त, वही गड़बड़ होता था, शर्करा युक्त विलयन का, ठीक है ना, शर्करा युक्त विलयन का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर अल्कोहल बनता है। यह अभिक्रिया किण्वन कहलाती है। जैसे कि मान लो हमने ले लिया शर्करा की बात करें तो C12H22O11 प्लस H2O, इसका पहले जल अपघटन कराएंगे, C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा। फिर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन कराते हैं तो ये बनाता है 2C2H5OH प्लस 2CO2, ये बनते हैं, ये हमारा एथिल अल्कोहल बन जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं किण्वन। अब इसका थर्ड पर पायरोलिग्नियस अम्ल से क्वेश्चन था हमारा, पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना, ठीक है ना। तो पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथनॉल का पृथक्करण, पायरोलिग्नियस अम्ल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर गर्म करने पर उसमें उपस्थित एसिटिक अम्ल, जो पायरोलिग्नियस अम्ल में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है वो कैल्शियम एसीटेट के रूप में पृथक हो जाता है, इसका अवक्षेप बन जाता है और इसे छानकर हम अलग कर लेते हैं। जबकि एसीटोन और मेथेनॉल विलयन के रूप में उपस्थित, अभी भी शुद्ध नहीं हुआ है क्योंकि इसमें एसीटोन और मेथेनॉल दोनों का मिक्सचर उपस्थित है। इस मिक्सचर का आसवन कराने पर मेथेनॉल प्राप्त होता है। इस मिक्सचर का आसवन कराते हैं तो मेथेनॉल, पायरोलिग्नियस अम्ल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, गर्म किया तो कैल्शियम एसीटेट अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है। बचा मेथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण, जिसका आसवन कराते हैं तो मेथेनॉल अलग हो जाता है और एसीटोन अलग हो जाता है, ठीक है ना। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की खा पर। छठवें की खा से जो संबंधित क्वेश्चन है, ये चैप्टर तो भैया है, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगत की चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन इससे संबंधित जो क्वेश्चन और आंसर हैं उनको सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है ना, उनको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अगर हम लोग देखें तो देख सकते हैं 6वें की खा का फर्स्ट पार्ट, वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसमें दिया है रिएक्शन 2A + B एरो मार्क 2C + 3D के लिए C के सांद्रण में परिवर्तन की दर को ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। जो हमारे अभिकारक होते हैं यानी रिएक्टेंट होते हैं, जैसे कि हमारी जो अभिक्रिया दी गई है 2A + C एरो मार्क नहीं सॉरी 2A + B एरो मार्क बना है 2C + 3D, 2C + 3D बना है। तो ये हमारे अभिकारक हैं और ये उत्पाद है। तो जब भी अभिक्रिया होती है तो अभिकारक जो होता है वो घटता है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा कि आंसर हमें करना होगा कि -1/2 DA कंसंट्रेशन है कि अपॉन लगा समय dt बराबर -dB/dt बराबर 1/2 dC/dt इक्वल टू, ये प्लस में आएंगे क्योंकि उत्पाद है 1/3 dd/dt, ठीक है ना। ये हमारा एक समीकरण बनता है जो कि
अभिकारक घटता है, अभिकारक की सांद्रता कम होती है इसलिए माइनस में चलेंगे, और उत्पाद की बढ़ती है तो हम लोग प्लस में चलेंगे। ठीक है। अब dC अपॉन dt की जो सांद्रता है, dC अपॉन dt की जो सांद्रता दी गई है वो दी गई है क्या कि 1 मोल पर सेकेंड, 1 मोल पर सेकेंड, ये दी गई है। मोल पर लीटर सेकेंड, 1 मोल पर लीटर सेकेंड दी गई है। अब इसी में उसने कहा है कि तो एक इस आधार पर सांद्रता दी गई है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया के वेग अगर हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी में देखो क्या है, 1/2 है इंटू सांद्रता कितनी है, डीसी अपॉन dt का मान कितना है, 1 दिया गया है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0.5 मोल पर सॉरी मोल पर लीटर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर सेकेंड, मोल पर लीटर सेकेंड, ये डीसी के लिए हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब चूंकि अगर हम देखें तो क्या होगा कि डीसी और डीटी हमारे दोनों इक्वल हैं, ये 1/2 दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा कि माइनस DA अपॉन dC अपॉन dt इक्वल टू -1/2 dC अपॉन dt। तो इन दोनों की सांद्रता क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, या इसको हटा भी दे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है ना, डीसी की हो गई और सॉरी डीसी और डीए दो चीजों की निकल आई। अब हमें फाइंड क्या करना है, डीबी की। तो dB इक्वल टू हो जाएगा अपॉन माइनस DB अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा 1/2 DC अपॉन dt। तो इसकी वैल्यू अगर वही रख देंगे 1/2 इंटू 1.0 तो इक्वल टू 0.5 मोल पर लीटर सेकेंड हो जाएगा। और अब हमें फाइंड करना होगा dd के लिए, तो 1/3 dd अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 DC 1/2 DC अपॉन dt। तो अगर वैल्यू ये 3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/2 इंटू 1.0 कैंसिल आउट करेंगे तो 3 इंटू 0.5 इक्वल टू 1.5 मोल पर लीटर सेकेंड, ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा छठवें के खा का अथवा का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप लोग कॉपी करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो इसको हम साफ करते हैं और अब हम चलेंगे छठवें के खा के अथवा पर। छठवें के खा का हम लोग अच्छा खा लगा रहे हैं अभी, अथवा नहीं, इसका सेकंड पार्ट चलते हैं। ठीक है ना, सेकंड पार्ट में कह रहा है क्रिया 2A उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है, ए की सांद्रण 10 मिनट है और बी का सांद्रण जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्रिया है वो क्या है, 2A एरो मार्क उत्पाद प्रोडक्ट में बदल गई है। तो अभिक्रिया की 2A के आधार पर अगर हम देखें तो अभिक्रिया की ह्रास दर, अभिक्रिया की ह्रास दर बराबर क्या आ जाएगा 1/2, कितना ही हो जाएगी, या इसको यहीं पे लिख सकते हैं इंटू 1/2, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, ये घटेगा तो 1/2 हो जाएगा। अब इसमें हम अगर रखें तो जो वैल्यू दी गई है 0.5 मोल से घटकर 0.4 मोल हो जाती है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/2 इंटू 0.5 माइनस 0.4 अपॉन टेकन टाइम, यानी लगा हुआ समय दिया गया है 10 मिनट। ठीक है, अपॉन 10 आ जाएगा तो 1/2 इंटू पॉइंट का 1 बचेगा अपॉन 10 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 1/200 इक्वल टू
डिवाइड करेंगे तो 0.005, ठीक है, 0.005। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये आपका काम हो गया होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें के खा का अथवा का फर्स्ट पार्ट, उसने दिया क्रिया N2O5 2NO2 + ½ O2 के लिए -DN2, अच्छा ये सब दे रखा है, तो इनके बीच में संबंध स्थापित करके देना है क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो N2O5 क्या दिया है, N2O5 को से बनाया गया है NO2 2NO2 + ½ O2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है, ठीक है। फिर इन्होंने दिया है -DN2O5/dt, ठीक है, माइनस दिया है इन्होंने DN2O5/dt = क्या बना है, K1N2O5 ये दिया गया है। तो इसकी जो वेग स्थिरांक होगा वो K1, हमने इसको समीकरण सेकंड मान लिया, ठीक है। अब इसी के आधार पे DNO2 दे रहे हैं, DNO2/dt = K-N2O5, ठीक है। तो DNO2/dt = क्या हो जाएगा, K2, कंसंट्रेशन को हमने K2 मान लिया, N2O5 ये। अब इक्वेशन नंबर हमारी ये थर्ड हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में DO2 भी दिया गया है, DO2, हाँ ठीक है, तो ये ठीक है, -DO2/dt = क्या हो जाएगा, K3, क्या हो जाएगा, K3N2O5, ठीक है, K3N2O5। तो इसके लिए हमने K3 मान लिया, इक्वेशन नंबर हमारी बन गई कितनी, 4। अब समीकरण फर्स्ट से सबकी वैल्यू रखते चले जाते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से तो ये हो जाएगा क्या, DN2O5/dt, ठीक है, DN2O5/dt = क्या बनना है, तो -DN2O5/dt = ये प्रोडक्ट आ गया तो प्लस में मान चलेगा, 1 2 रखा हुआ तो 1/2 DNO2/dt = 1/2 है, 2 कहाँ चला जाएगा, 1/2/2 = 2 ऊपर हो जाएगा। अब अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो क्या होगा, देखिए समीकरण फर्स्ट, सेकंड व थर्ड से, ठीक है, ये DN2O5/dt किसके बराबर है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से है, तो ये किसके बराबर है, इसको हम लोग K1 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, K1 = 1/2, ये हमारा हो गया K2 = ये क्या हो जाएगा, 2 K3, ये हो जाएगा। अब अगर हम इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर LCM 2 लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2K1 = 2 से 2 कैंसिल, K2 और ये आ जाएगा 4K3, 2 2 जा 4, ये संबंध आ जाएगा, ठीक। तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया होगा, इसको नोट करते हैं और हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि किसी अभिकारक के लिए एक प्रथम कोड अभिक्रिया प्रथम कोड की अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए। चूंकि अभिक्रिया
प्रथम कोट की है। चूंकि अभिक्रिया प्रथम कोट की है, अतः प्रथम कोट की अभिक्रिया में, अतः प्रथम कोट की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर, n गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग n गुना बढ़ता है। अतः सांद्रता 2 गुना करने पर, सांद्रता 2 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाएगा। सातवें का अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7वें के का पर। कह रहा है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलीय KOH के साथ अभिकृत कराया जाता है। एन ब्यूटिल क्लोराइड CH3 CH2 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 Cl को एल्कोहलीय KOH के साथ अगर हम हीट करेंगे एल्कोहलीय, तो ये बना देगा क्या, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस KCl प्लस H2 एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन बनता है, मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कीन बनेगा। इसका सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराई जाती है, ब्रोमोबेंजीन की। तो देखो ये तो बड़ा सिंपल है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बना देगा। ब्रोमोबेंजीन मतलब Br और Mg, और उपस्थिति किसकी है, ड्राई ईथर की उपस्थिति ले लेते हैं, तो ये बना देगा बेंजीन रिंग हो गई MgBr, ये बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। अब इसी का थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि एथिल क्लोराइड जलीय KOH के साथ अपक्रिया करती है। एथिल क्लोराइड जलीय KOH के साथ, एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया C2H5Cl, और KOH से क्रिया करती है, लेकिन विलयन कैसा है, एक्वस विलयन है, जलीय विलयन है, तो इतना भाग निकल जाता है और बन जाता है एथिल एल्कोहल, C2H5OH प्लस KCl बन जाएगा। ठीक है ना। इसका फोर्थ पार्ट, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से होती है, तो एल्केन बनेगा 2CH3Br प्लस 2Na। वुड्ज अभिक्रिया का उदाहरण है ये, वुड्ज अभिक्रिया है। शुष्क ईथर या फिर ड्राई ईथर लिखेंगे, ये बनाएगा CH3 प्लस 2NaBr, CH3 प्लस 2NaBr बन जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो इसी में पांचवा पार्ट कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया KCl से कराते हैं, वो भी एल्कोहलीय KCl है ना। तो एथिल ब्रोमाइड नंबर 5 पर C2H5Br, इसकी क्रिया KCl से करवाएंगे, और एल्कोहलीय सोल्यूशन है तो ये बनाएगा, वही पार्ट है, इतना भाग निकल जाएगा, यानी C2H5Cn प्लस KBr, C2H5Cn प्लस KBr। तो ये हमारा छठवें कक्षा इधर सेकंड पार्ट हो गया, सातवें कक्षा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसको कॉपी करो और हम लोग बढ़ते हैं सातवें के का के अथवा पर। ठीक है ना। तो इसको हम साफ करते हैं। देखिए बच्चों, अनसॉल्व का सॉल्यूशन बनाना बहुत मेहनत का काम होता है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं रिकॉर्डिंग करने में।
आप लोगों से निवेदन है कि लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, और कमेंट करते समय आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना ना भूलें, जिससे कि हम आपको पहचान सकें आप कहाँ के रहने वाले हैं। केवल डिस्ट्रिक्ट नाम पूछते हैं, आपका एड्रेस नहीं, आपके घर नहीं आने वाले हैं, ठीक है। अब सातवें के काका अथवा कह रहा है क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में से, सातवें के काका अथवा का पहला पार्ट, उसने कहा क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित से कैसे प्राप्त करोगे। क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित से कैसे प्राप्त करोगे, अच्छा सॉरी, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे परिवर्तित करोगे निम्नलिखित में से, मिस्टेक हो रही थी। अच्छा भैया, तो पहले दिया गया बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है, ठीक है ना। तो पहला C6H5Cl हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। रिएक्शन उसमें लिख दें, रिंग में लिखते हैं, रिंग स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडा लाइम से करा दीजिए, यानी NaOH और CaOH के मिश्रण से। तो ये बन जाएगा क्या क्या, ये बन गया बेंजीन प्लस NaCl। इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि फिनॉल बनाना है, क्या कराना है, फिनॉल बनाना है। तो देखो क्लोरोबेंजीन Cl प्लस NaOH, लेकिन NaOH का सोल्यूशन कैसा लेना होगा, एक्वस सोल्यूशन लेना होगा, और ये बना देगा क्या, फिनॉल प्लस NaCl। थर्ड पार्ट आ गया। तीसरी रिएक्शन क्या कह रही है, टॉलुइन बनाना है, क्या बनाना है, टॉलुइन बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन Cl हो गया, इसकी क्रिया 2Na और एल्किल हैलाइड ClCH3 से करा देते हैं। तो देखो इतना पार्ट जो होगा वो निकल जाएगा, बन जाएगा क्या, टॉलुइन, जो हमें बनाना था, CH3 प्लस 2NaCl। नंबर 4, चौथी रिएक्शन है एनिलीन बनाना है, एनिलीन बनाना है, ठीक है। तो इसको उसमें लिखते हैं 2C6H5Cl प्लस, इसकी क्रिया कराते हैं अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड से, 2NH3 प्लस Cu2O, एरोमार्क बनेगा 2C6H5NH2 प्लस 2CuCl। अच्छा ये हो गया प्लस 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 H2O, 2C6H5 ठीक है, Cl के हो गया, 2CuCl हो गया, NH3 तो H2O। और नंबर 5, पांचवी रिएक्शन है डाइफेनिल बनाना है। तो ये वुड ओनली फिटिंग अप क्रिया का रिएक्शन हो जाएगा। क्या करेंगे, डाइफेनिल के लिए रिंग बनाइए, क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na प्लस क्लोरोबेंजीन और ईथर की प्रेजेंस में क्रिया कराएंगे। तो ये बन जाएगा क्या, डाइफेनिल प्लस 2NaCl, इतना भाग बाहर निकल जाएगा। तो हमारा सातवें का क्वेश्चन का अथवा भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सातवें के उस पर चलते हैं, का के सातवें के खा पर साफ करते हैं। तो सातवें के खा की बात करें तो सातवें का खा थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल लग रहा है। एक कार्बनिक यौगिक में 69.77% कार्बन है, 11.63 कार्बन हाइड्रोजन है, शेष ऑक्सीजन उपस्थित है। यौगिक आणविक द्रव्यमान 86 है। यह यौगिक टालिन अपकर्मक को अपचयित नहीं करता, परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ यौगज अपक्रिया देता है। अच्छा भाई,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है भैया। सवाल तो बड़ा कठिन है, लेकिन हम लोग जब इसी सीरीज के लिए प्रिपेयर हुए हैं तो इसका भी काम यही करेंगे ही। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लिखाना होगा ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर हो जाएगा 100 माइनस 69.77% प्लस, और हाइड्रोजन की दी गई 11.663%। ठीक है, अब क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस, ठीक है 100 माइनस करेंगे तो ये इनका दोनों का टोटल 81.4 इक्वल टू, अगर घटाएंगे तो ये आपका माइनस करने पर है ना, सीधी सी बात है, इसको माइनस करते हैं तो 10 में 4 गए 6 और 9 में 1 गए 8, यानी 18.6% ऑक्सीजन। अब हम टेबल बनाएंगे, तत्व, प्रतिशत मात्रा, परमाणु भार, प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार, और फिर आ जाएगा सरल अनुपात। ठीक है, ये टेबल हमारी बनकर तैयार होगी। तत्व में हमारे C है, H है, O है, कार्बन 12, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 16, परमाणु भार इसका कार्बन का 12 कैसे, ये तो परमाणु भार बन दिए, ये होगी ये, और कार्बन की है 69.77% है, और हाइड्रोजन की 11.63% है, और ऑक्सीजन की जो है वो 18.6% है। अब ये हो जाएगा 69.77/12 प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार 11.63/1, और ये हो जाएगा 18.6/16। अब इनका हम डिवाइड करेंगे तो देखो इसमें तो 1 का भाग देना है, वही का वही रहेगा। अब इसमें हम भाग देंगे तो अगर हम 16 का भाग दे 18 इसमें भाग देते हैं तो 1.16 आ रहा है, और 12 छंग 72, तो ये 6 नहीं आएगा, 12 छंग 72 हो जाता है, ज़्यादा होता है 5.81। इनमें सबसे छोटा ढूंढना होता है तो 5.81/1.16, 11.163/1.16, 1.16/1.16, तो ये 1 आ जाएगा, और ये समथिंग 5 टाइम्स जाएगा, और ये लगभग जाना चाहिए, डिवाइड होगा 11×10 टाइम्स। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बराबर आ जाएगा क्या, C5H10O, C5H10 आएगा। अब इसका हम मूलानुपाती सूत्र का भार, तो कार्बन का 12 × 5, हाइड्रोजन का 1 × 10 + 16, तो 12 पंजे 60 + 10 70 और 16 86, यानी टोटल क्या आ गया 86 आ गया। अब स्मॉल n निकालेंगे तो स्मॉल n क्या होता है, यौगिक का अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, यौगिक का अणुभार 86/86। ये वाला कहाँ से आया, ये आपके सवाल में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि कह रहा है यदि यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लिखते हैं यौगिक का अणुसूत्र, यौगिक का अणुसूत्र बराबर क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र का होल n, तो मूलानुपाती सूत्र है हमारा C5H10O का n की वैल्यू 1 आए तो सूत्र हो गया, ये हमारा यौगिक का अणुसूत्र हो गया। ठीक है, अब इसी सवाल में आगे उसने बढ़ाया है कि टालेन अपने अणु को अपचयित नहीं करता, परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योगज यौगिक देता है तथा धनात्मक हाइड्रोफॉर्म परीक्षण देता है। प्रबल ऑक्सीकरण पर एथेनोइक अम्ल व प्रोपेनोइक अम्ल देता है। संभव यौगिक की संरचना लिखिए। तो लिखेंगे क्या इसके आगे, इसके आगे का आंसर मैं आपको बोलूँगा। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, आपको बोल दे रहा हूँ कि प्रश्नानुसार, यानी इतना करने के बाद, इतना सब नोट करने के बाद आप नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार यौगिक सोडियम बाइसल्फाइड
सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक अभिक्रिया देता है। अतः यह एल्डिहाइड, फिर से प्रश्न, यौगिक सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक अभिक्रिया देता है, अतः यह एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, परंतु यह टालिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, परंतु यह टालिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है तथा धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। अतः यह यौगिक CH3CO समूह के साथ कीटोन होगा। और यह यौगिक प्रबल ऑक्सीकृत होने पर एथेनोइक अम्ल तथा प्रोपेनोइक अम्ल देता है, एथेनोइक अम्ल तथा प्रोपेनोइक अम्ल देता है। अब यौगिक का संरचना सूत्र लिखना है, क्योंकि यौगिक का अणुसूत्र है C5H10O है, तो क्या हो सकता है CH3, उसने पहले लिखा दिया हमने कि कीटोन समूह हो सकता है CH3CO के साथ, आगे CH2 CH3 पेंटेनोन 2, क्या नाम होगा, पेंटेनोन 2, ये हो जाएगा। अब हमारा ये 7वें का खा कंप्लीट होता है और इसके आगे की कहानी क्या कह रहा है। अथवा इसमें आते हैं, सातवें के खा का अथवा का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्लेजन अभिक्रिया, क्लेजन अभिक्रिया मैं लिखे दे रहा हूं क्योंकि पिछले अनसोल्ड में मैंने बोल दिया था कि ये आपके नोट्स में प्रेजेंट हैं, तो एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि अगर सब बुक में है तो आप पढ़ाते ही क्यों हो। तो भैया बोर्ड एग्जाम सिलेबस है, अनसोल्ड पेपर बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए कुछ क्वेश्चन जो थ्योरी में प्रेजेंट हैं जिन्हें हम देख सकते हैं आसानी से आपको सॉल्व हो सकता है, उसको मैं बता देता हूं कि आपके पास मौजूद है, और नहीं हुआ था तो कोई बात नहीं, मैं आपको करवा देता हूँ। लेकिन मैं इस बार लिखे दे रहा हूँ, आपका अनसोल्ड कंप्लीट कर दे रहा हूँ। क्या लिख सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एस्टर, अल्फा ऐसे लिखना है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एस्टर, यानी जिस पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, एस्टर के दो अणु जब प्रबल क्षार की उपस्थिति में, प्रबल क्षार की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एस्टर के दो अणु प्रबल क्षार की उपस्थिति में संघनन करते हैं, संघनन करते हैं, तो बीटा एस्टर बनता है, तो बीटा एस्टर बनता है। यह अभिक्रिया क्लेजन अभिक्रिया कहलाती है, यह क्रिया क्लेजन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम इसकी बात करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं।
RCOOR डैश प्लस RCOOR, ठीक है। क्षार की उपस्थिति में, प्रबल क्षार में हमने NaOH को ले लिया, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस H3O पॉजिटिव, तो बनाता क्या है, RC डबल बॉन्ड हो RC डबल बॉन्ड हो R डैश प्लस R प्लस R डैश OH, ये रहता है। नंबर 2 सेकेंड पार्ट है आपका कैनी-जारो अभिक्रिया। कैनी-जारो अभिक्रिया, इसकी बात पूछ रहा है। कैनी-जारो अभिक्रिया क्या लिखते हैं, वेल्डिहाइड एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, वे कास्टिक क्षारों से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण देते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, वे कास्टिक क्षारों से क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण और साथ में अल्कोहल भी बनता है, तो लवण व अल्कोहल देते हैं। कैनी-जारो अभिक्रिया कहलाती है। कैनी-जारो अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 2HC, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट HCHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसको हमने क्रिया करा दी NaOH से, तो ये बन गया क्या, CH3OH प्लस HCOO Na। मेथिल एल्कोहल, उसने कहा एल्कोहल और लवण देते, तो ये लवण हो गया, ये आपका लवण। इसकी नाम की बात करें तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा, और ये तो मेथिल एल्कोहल है ही है, आप लोग जानते हैं एल्कोहल बन जाता है। यहीं पर अगर हम ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2C6H5CHO, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो बना देगा क्या, C6H5COO Na, ये बना सोडियम बेंजोएट। क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट प्लस C6H5CH2OH, ये बन जाएगा, यानी बेंजिल एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, बेंजिल एल्कोहल, ये हो गया। तो भैया इस बार मैं लिखे दे रहा हूं, आप लोग कतई गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, है ना, मैं आपका काम करे दे रहा हूं, नाराज ना होइएगा। तो ये हमारा 2 पार्ट हो चुके, 7वें के खा के अथवा का एक पार्ट बचा हुआ है जिसका नाम है रोजेनमुंड अभिक्रिया। इसे रोजेनमुंड अपचयन भी बोलते हैं, 7वें के खा के अथवा का थर्ड पार्ट नाम है रोजेनमुंड अभिक्रिया, ठीक है ना। इसके बारे में बात करते हैं, इसे रोजेनमुंड अपचयन भी कहते हैं। क्या कहेंगे, रोजेनमुंड
अपचयन भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस अपक्रिया के बारे में। क्या होती है, क्या लिख सकते हैं, वह अपक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड हाइड्रोजन द्वारा पीडी या BaSO4 की उपस्थिति में, पीडी या BaSO4 की उपस्थिति में, ठीक है ना, क्या मतलब हुआ, तो वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड हाइड्रोजन द्वारा पीडी या BaSO4 की उपस्थिति में। और एक बार फिर से भाई लोगों का अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन जाएं, और एक सुंदर सा कमेंट कर दें। कमेंट करते समय अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर डालें, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर डालें, जिससे मैं आपको समझ सकूँ। और कोई क्वेश्चन में अभी भी प्रॉब्लम करता है तो उसको मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। कुछ बच्चों ने हमसे बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन समय ना मिलने की वजह से मैं उनके आंसर नहीं दे पाया, लेकिन मैं बहुत जल्द उनके आंसर आपको दे दूंगा। हाँ, तो क्या कह रहे, उपस्थिति में जाइलिन के माध्यम से, उपस्थिति में, है ना, वह क्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड हाइड्रोजन द्वारा पीडी या BaSO4 की उपस्थिति में। तो कमेंट करते समय अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर लिखें भाई। जाइलिन के माध्यम से, जाइलिन के माध्यम से, ठीक है ना, जाइलिन के माध्यम से अपचयित होकर, जाइलिन के माध्यम को में कर दो, सेंटेंस बन जाए, में अपचयित होकर एल्डिहाइड बनाते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। फिर से एक बार बात करेंगे, तो एग्जाम्पल में लेते हैं। मान लो एक सामान्य रिएक्शन ले ली, क्योंकि हमने वहां पर लिखा था RCO, एसिड क्लोराइड लिखा था, तो ये हमारा एसिड क्लोराइड हो जाता है। हाइड्रोजन द्वारा आप चयन कराना है, पीडी या BaSO4, पीडी या BaSO4, एक सेकेंड, या को वा करें और पीडी व BaSO4 जाइलिन के माध्यम से बनाता है क्या, एल्डिहाइड RCHO प्लस HCl बनाता है, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड बनता है। इसी का अगर हम एग्जांपल ले लें तो क्या ले सकते हैं, मान लो कि हमने एग्जांपल में कोई एरोमेटिक ले सकते हैं, या फिर हम कुछ और भी ले सकते हैं। तो मान लो कि हमने C6H5COCl ले लिया प्लस H2 ले लिया, ये सेम कंडीशन होगी, तो ये क्या बना देगा, C6H5CHO यानी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा प्लस HCl हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा ये सेट कंप्लीट होता है, 4th सेट कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द 5th सेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और दोस्तों एक बार फिर से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और कमेंट जरूर करें, कि कमेंट आपके लिए मुझे प्रेरणा देता है कि आप पढ़ रहे हैं और मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। ये फ्री में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करिए, और कमेंट करते समय अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर लिखें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।